डेली शॉर्ट्स में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और इनको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों की बुक वोकैब से लिए गए हैं और इनको वेरीफाई किया गया है। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है कॉक आ स्नूक। सर, सबसे पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। आप लोगों ने कुछ बॉटल्स देखी होंगी जिसमें वाइन या लिकर होता है, शराब होती है। उसके ऊपर का एक ढक्कन होता है और उस ढक्कन को हम क्या कहते हैं? कॉर्क। ठीक है ना। अधिकतर आम भाषा में बोलते बोलते इसे कॉक भी कह दिया जाता है। ठीक है ना। हालांकि इसे क्या कहा जाता है? कॉर्क। इसमें आर की साउंड नहीं आती, इसीलिए कभी कभी इसी की जगह हम लोग कॉक भी बोल देते हैं। अब आगे क्या लिखा है? आ स्नूक। स्नूक का मतलब क्या होता है? डिसोबे करना। अब कॉकस स्नूक अपने आप में, कॉकस स्नूक अपने आप में बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। ये इंडिया में भी यूज होती है। छोटे बच्चे कभी कभी अपने से बड़ों को चिढ़ाने के लिए एक नाक, मतलब नाक पे एक उंगली ऐसे रखते हैं और यूं करके चिढ़ा दे। दिस इज व्हाट यू कॉल कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक का मतलब क्या होता है? किसी की बात को चिढ़ाकर मना करना। मना तो करना है लेकिन चिढ़ाकर, लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अवमानना करना। टू डू समथिंग इंटेंशनली टू शो यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। बेइज्जती करके, चिढ़ाकर किसी को कोई काम के लिए मना करना इज कॉल्ड कॉक अ स्नूक। एज अ पेंटर शी कॉक्स अ स्नूक एट ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक की वो हमेशा खिल्ली उड़ाती है, वो पेंटर होने के बावजूद। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लिखा है क्या चीज? कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। ऑफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ऑफ का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन। डोर आप लोगों का क्या हो गया? दरवाजा। अब यहाँ क्या है? कीप वुल्फ। वुल्फ का मतलब क्या होता है? वुल्फ का मतलब, हमें अगर हम इसका अलंकारिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो अलंकारिक रूप से इसका अर्थ निकल कर आता है भूख से संबंध। ठीक है ना। यानी कि भूख को अपने दरवाजे से दूर रखना इज कॉल्ड कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। किसी तरह से गुजारा चलाना, यानी कि टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टावेशन। स्टावेशन का मतलब क्या होता है? भूखों मरना, यानी कि भूख की वजह से हालात खराब हो जाना। और टू हैव इनफ मनी टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड और क्लोथिंग। मतलब इतना ही पैसा कमाना जिससे आप लोगों का गुजारा चल जाए, जिससे आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे से भूख को दूर रखना, गरीबी को दूर रखना, यानी कि बस अपना गुजारा चल रहा है। ठीक है ना। इसी वाली बात को हम हैंड टू माउथ भी कह देते हैं कि इतना कमाना जिससे आपका गुजारा चल जाए। ठीक है बेटा, फाइन। एज अ स्टूडेंट ही टुक एन इवनिंग जॉब टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, शाम को उसने अपनी एक नौकरी ज्वाइन की है जिससे वो अपना गुजारा चला सके। अगला प्रश्न कहता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल क्या है आप जानते हैं? डेविल अपने आप में नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है। एंड कंजंक्शन हमेशा बैलेंस बनाता है। एंड से पहले नेगेटिव है तो बाद में भी क्या चाहिए? नेगेटिव। इधर है गहरा समुद्र, इधर बैठा है दानव। अब आपको कहा जाए बेटा इनमें से कोई एक रास्ता चुन लो, आप कहोगे सर दोनों तरफ ही मौत है ना। यानी कि दो अप्रिय स्थितियों के बीच चयन करना। कहते हैं ना कि इधर कुआं उधर खाई, तो इन दोनों में से कुछ बचेगा ही नहीं गुरुजी, दोनों तरफ हमारे लिए नेगेटिव है ना। टू हैव टू चॉइसेस, दो चॉइसेस आपके सामने हो दैट आर बोथ इक्वली अनप्लीजेंट और नॉट कन्वीनियंट, यानी कि दोनों हमारे लिए असहनीय है, हम उन्हें सह नहीं सकते, लेकिन क्या करें, कभी कभी हमारे सामने ऐसे विकल्प आते हैं, हमें ये देखना होता है कि इन दो में से ही हम कौन से एक रास्ते को चुन सकते हैं। वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आगे लिखा है इफ वी पे आवर रेंट वी वोंट हैव एनी मनी फॉर फूड। ठीक है ना, अगर हम अपना रेंट दे देते हैं, खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ठीक है जी। ब्लू की एक बात और मैं बता देता हूं। ब्लू कलर को अगर हम इंसान से जोड़ दें, मेरे प्यारे भाइयों, अगर ब्लू को हम किसी इंसान से जोड़ देते हैं तो वो बताने की कोशिश करता है कौन सा मूड? सैडनेस वाला मूड। ठीक है। अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठे हो या अपनी ही गाड़ी में बैठे हो, ठीक है ना, और आपने वाक्य कह दिया प्ले सम ब्लू,
तो इसका मतलब क्या हुआ, प्ले सम ब्लू का मतलब क्या हुआ, ब्लू का मतलब हुआ सैड सॉन्ग, ठीक है ना, कि आप सामने वाले इंसान को कह रहे हैं कि कुछ सैड सॉन्ग चला दो यार, बहुत हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सैड सॉन्ग चला दो। कहते हैं ना कि सैड सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हर कोई इंसान कहीं ना कहीं रिलेट कर ही लेता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है मेरे भाई, अगला सवाल हमारे सामने कहता है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है, दोनों अपने आप में पक्षी हैं और कभी ये वाला रोल प्ले कर रहे हो आप, कभी ये वाला रोल प्ले कर रहे हो। ये पानी में छिप जाता है, ये जमीन पर तेज भागता है। लापरवाही से उपयोग करना, बर्बाद करना, ठीक है ना जी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। इसके दो मीनिंग आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला, टू बिहेव रेकलेसली, रेकलेसली का मतलब क्या होता है, लापरवाही से, ऐसे पेश आना जब आप किसी चीज की परवाह ही नहीं करते, या फिर किसी के रिसोर्सेज का मिसयूज करना। आपके जेब में पैसा है या फिर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, शुरुआत के दिनों में तनख्वाह जैसे ही आती है, तनख्वाह उड़ा दी, खत्म कर दी, उसके बाद पूरे महीने टेंशन में रहोगे। ठीक है। दूसरा, टू ट्रीट समवन बैडली, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, बुरी तरह पेश आना, बाय बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान हो जाना किसी इंसान के साथ, और नॉट टेकिंग देम सीरियसली, यानी कि किसी इंसान को सीरियस न लेना, उसके साथ व्यवहार ऐसा रखना। उसने अपनी जॉब खो दी क्योंकि वो लापरवाही से काम कर रहा था विद द फंड ऑफ कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशन का फंड उसे मिला था। प्रश्न 5 कहता है द अल्फा एंड ओमेगा। मेरे प्यारे छोटे छोटे शिकारियों, ग्रीक लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर्स हैं, 24 लेटर्स हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स हैं, 26 हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बोलो हाँ। अब इन 24 लेटर का जो शुरुआती अक्षर है उसे हम अल्फा कहते हैं। अल्फा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओमेगा की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है, लास्ट, ठीक है ना, क्या है अपने आप में, लास्ट। लेकिन ये याद रखना, लास्ट होने का मतलब वीक नहीं है, लास्ट होने का मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। आप में से कुछ बच्चे या कुछ बच्चों के पेरेंट्स ओमेगा के कैप्सूल्स भी लेते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, इस तरीके के कैप्सूल्स भी होते हैं। तो द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये शुरुआती अल्फाबेट हुआ, ये आखिरी हो गया, यानी कि शुरुआत से अंत तक सिंबलाइज करता है शुरुआत से अंत तक सारी कहानी को। ठीक है भाई। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सीन एज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। इसका मतलब जब आप 50 तरह की चीजें खरीद लेते हो, ठीक है ना, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, ये सब अलग अलग चीजें, तो अलग अलग चीजों के रेट पर बार्गेनिंग नहीं होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, और इसी से आपका शुरू से अंत तक का ट्रेड चलता है ना। ट्रेड चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मान लो जी बिल बन गया है आपके पास, मान लीजिए 12,500 रुपये का, आपने कुछ चीजें खरीदी हैं, बिल बन गया है 12,500 रुपये का। अब आपने बार्गेनिंग कर दी, भैया 11,000 दो, कहानी खत्म करो, किस में कम किस में ज्यादा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक का मतलब आप समझ गए, ब्लू का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, सैडनेस, उदास हो जाना। ब्लैक का मतलब क्या होता है, जब हम अपने ब्लड को, जब हम अपने ब्लड को फ्लो करते हुए रोक देते हैं तो इट बिकम्स ब्लैक। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, इतनी बुरी तरह से चोटिल हो जाना, इतनी बुरी तरह से किसी को चोट पहुंचाना। बैडली ब्रूज्ड फ्रॉम अ फिजिकल इंजरी, यानी कि फिजिकल इंजरी की वजह से क्या हुआ, ब्रूजेस आ जाना। ब्रूज का मतलब क्या होता है, खरोंच आना। जैसे आप बाइक जब चलाते हो, आप जब बाइक चलाते हो तो कभी कभी क्या होता है, साइड किसी से टकरा जाती है, यू फील द ब्रूजेस। ओके, चलो भैया, ब्रूजेस का मीनिंग भी मैंने आपको अलग से भी बता दिया ताकि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी तरह से कमजोर ना रहे। ठीक है, ये रहा ब्रूजेस का मतलब। अ प्लेस ऑन अ पर्सन स्किन, किसी इंसान की खाल पर लगी हुई कोई निशान, ठीक है, दैट इज डार्कर फ्रॉम ब्लीडिंग, ठीक है, खून बहने की वजह से स्किन के नीचे जो आ जाता है, यूजुअली फ्रॉम एन इंजरी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्लेम टू फेम। क्लेम का मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर, ठीक है, टू डिक्लेयर यानी कि घोषणा करना। फेम का मतलब आप जानते हैं, प्रसिद्धि के लिए, है ना। तो एक इंसान अपनी प्रसिद्धि का दावा करता है, कभी कभी एक इंसान अपनी प्रसिद्धि का या अपने आप को अच्छा दिखाने का दावा करता है कि मैंने बहुत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पता नहीं उस इंसान ने क्या से क्या किया। प्रसिद्धि के लिए दावा करना, समथिंग दैट मेक्स समवन और समथिंग फेमस और इंटरेस्टिंग, किसी इंसान को फेमस करने का। ठीक है ना जी। आजकल तो फेमस होने का एक ही जरिया है भाई साहब, यूट्यूब पर गाली
गाली गलौज कर दो, यूट्यूब पर उल्टा सीधा बोल दो, यूट्यूब पर किसी की इज्जत उतार दो, आप अगले ही दिन फेमस हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जो है ना फेम, ये अपने आप में वाटर बबल फेम है, कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाता है, इस फेम को कोई नहीं पूछता बेटा। अगले प्रश्न पर आए, गेट वंस टीथ इनटू, ठीक है ना, किसी के दांत किसी में घुसेड़ देना, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ध्यान से समझना, आपका ये जो जबड़ा है ये आपकी नाक हो गई, ये आपका अपर लिप हो गया, लोअर लिप हो गया, थोपड़ा बना दिया है खूबसूरत सा, अच्छा बना देता हूँ वरना कहोगे सर ये क्या बना दिया डरावना सा, ये नोज हो गई भाई, ठीक है ना। अब ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत, और जब आप किसी चीज को लेकर स्ट्रोंग होकर कोई काम करते हो तो आप अपने ऊपर और दांतों, अपर जॉ और लोअर जॉ को टाइट कर, लाइक दिस, राइट। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मजबूत इरादों के साथ शुरुआत करना। जब आप इन दोनों को टाइटली आपस में मिलाते हैं, टू डील विद समथिंग और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ठीक है ना जी, किसी चीज में शामिल हो जाना बहुत ज्यादा ताकत के साथ या फिर बहुत ज्यादा जोश के साथ। एंथुसियाज्म का मतलब होता है जोश, इसी का सिनोनिम होता है जील, जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ही फाइनली हैज अ प्रोजेक्ट ही कैन गेट हिज टीथ इनटू, यानी कि पूरे जोश से जिसमें वो शामिल हो सकता है वो बात सामने आ गई है। रूल द रूस्ट, रूस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप का क्या हो गया है, रूल, रूल करने वाला कौन हो गया, मुखिया हो गया। टू हैव द मोस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है मेरे छोटे छोटे शिकारियों पावर, सबसे ज्यादा ताकत होना, कंट्रोल होना इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है, इन दैट फैमिली, उस परिवार में, इट इज द ग्रैंड माँ, दादी अम्मा है, हु रूल्स द रूल्स, यानी कि जो वहां की मुखिया है, ठीक है जी। टाई द नोट, सभी बच्चों को पता है, टाई द नोट का मतलब क्या होता है, भाई शादी के बंधन में बंध जाना। टाई द नॉट का मतलब है क्या, शादी के बंधन में बंध जाना, यानी कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ पवित्र प्रेम शादी के बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है भाई, ये सभी को पता है। और भाई साहब ये क्या हो गया, एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया है, ठीक है ना जी। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, इन दोनों की शादी हुई, दे टाइड द नॉट, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों की शादी में सबसे ज्यादा खुश कौन था, परिणीति या राघव चड्ढा? बात का जवाब दीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें और खूब सारा प्यार।